हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एनालिसिस पर। आई होप कि आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और एग्ज़ाम कैलेंडर को देखते हुए आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, जो कि आवश्यक भी है। हिंदी की जो सीरीज़ हमने यहाँ पे शुरू कर रखी है, आप लोग इसे एंजॉय कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले रहे होंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी जो है इसका लाभ ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में व्यंजनों के वर्गीकरण में हमने देखा था कि प्रयत्न के आधार पर हम लोग इन व्यंजनों को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। आज हम देखेंगे इसका दूसरा टाइप। तो चलिए देखते हैं दूसरा टाइप, उच्चारण स्थान के आधार पर। अगर आप एक बार चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, इसलिए ध्यान से इसको एक बार समझ लें, ठीक है। तो क्या होता है उच्चारण स्थान? देखिए, जब भी आप किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुख द्वार से जो भी ध्वनि बाहर आती है उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? स्वर यंत्र में। यानी कि सारी ध्वनियाँ आपके स्वर यंत्र में ही बनती हैं, ठीक है। इसकी उत्पत्ति लेकिन किस रूप में होगी? स्वतंत्र रूप में होगी। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बट जैसे ही ये आपके किसी मुख अवयव से किसी भी भाग से टकराती है तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, इसका स्वरूप बदल जाता है और जिससे ये एक नए रूप में बाहर आती है। और जो नए रूप में ध्वनि बाहर आई, ये कब बनी? जब स्वर यंत्र से निकली हुई स्वतंत्र ध्वनि मुख के किसी भाग से टकराई, तब जाके आपका ये नया रूप बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नया रूप आपका यहाँ से उत्पन्न हुआ। इसीलिए मुख का वो भाग जहाँ पर स्वर यंत्र से निकली हुई स्वतंत्र ध्वनि के टकराने से आपका नया रूप बनता है, उसी मुख अवयव को कहा जाता है आपका उच्चारण स्थान, ठीक है। उच्चारण स्थान आपके मुख का कोई भी भाग हो सकता है जहाँ पर ये ध्वनि टकरा रही है। तो कितने भाग ऐसे हैं जहाँ पर ध्वनि टकराने से नया रूप बनता है और ये सारे के सारे आपके वर्ण बनकर निकलते हैं, उस आधार पर हम उच्चारण स्थान को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो टाइप हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, आप लोग उसे पूरा लिखेंगे, ठीक है। हम समय बचाने के लिए केवल मैं उनके सिंबल लिखूँगा। तो उच्चारण स्थान कितने हो सकते हैं? तो यहाँ पे जनरली आपका हम 7 उच्चारण स्थानों की बात करेंगे व्यंजनों को वर्गीकृत करने के लिए, ठीक है। पहला आपका कंठ, जो कि मेन भाग है। दूसरा तालव्य, इसके बाद मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। ये आपके सबसे मुख्य भाग हैं जो उच्चारण स्थान कहलाते हैं, जहाँ से आपकी ये ध्वनियाँ बन रही हैं। इसके अलावा 2 भाग आपके और आते हैं, वत्स्य तथा दंत ओष्ठ, ठीक है। इनके आधार पर भी कुछ व्यंजन वर्गीकृत किए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि ये भाग आपके मुख में कहाँ कहाँ स्थित होते हैं। इनकी स्थिति को एक छोटे से डायग्राम से हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा जल्दी में देख लें आप लोग किस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे। आप भी घर में प्रैक्टिस करें और अच्छे से इसे देख लें तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपका मुख द्वार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा उच्चारण स्थान है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग ने डिटेल में नहीं बनाना है। बहुत अच्छा यहाँ पे हमें पुरस्कार नहीं मिलने वाला है इसके लिए, बस एक सिंपल सा डायग्राम समझेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है आपका काकल्य या काकल, ठीक है। इसी का दूसरा नाम मिलता है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अली जिह्वा, ठीक। इसके थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं तो ये वाला भाग ये कहलाता है आपका तालु, जो कि कौन सी तालु है? कोमल तालु। तालु 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। इससे थोड़ा सा आगे चले जाएं आप लोग, ये आप अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं, ये आपका मुख का बाहर का हिस्सा है, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है मूर्धा, ठीक है, कंठ। अब आगे देखेंगे आप तालव्य, ये वाला भाग है। मूर्धन्य, ये वाला भाग है मूर्धा। इसके बाद जब आप यहाँ आते हैं तो नासिका का जो क्षेत्र पड़ता है उससे लेकर मूर्धा के बीच का जो क्षेत्र है, हल्का सा कठोर क्षेत्र, इसे भी कहा जाता है आपका तालु, लेकिन ये होती है आपकी कठोर तालु, तो इसे भी ध्यान में रखें। इसके बाद आपका ये वाला एरिया आ जाएगा नासिका, ठीक है। ये आपको नासिका दिखाई दे रही होगी। इसके बाद आप देखते हैं आगे तो ये है आपके होंठ वाला भाग, तो इसे कहा जाता है ओष्ठ। यहीं पे आपका थोड़ा सा अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पे दांत भी आपके धंसे हुए होंगे, दांत भी लगे होंगे,
मैं बिल्कुल ऐसे लंबे लंबे से बना दे रहा हूँ, ये नहीं समझना है कि ये वैम्पायर का चित्र बना दिया है ना। तो ये आपके दंत हैं, इनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हैं आपके दंत। इसके बाद आप ये देखते हैं कि एक क्षेत्र और पड़ता है यहाँ पर, जिस एरिया में आपके दांत धसे हुए रहते हैं, जिसे आप सामान्य भाषा में कहते हैं मसूड़ा, तो इसे कहा जाता है आपका वत्स्य। ये वाला पार्ट वत्स्य, ठीक है। तो ये है आपका वत्स्य यहाँ पर, तो इसे मैं यहाँ से ऐसे लिख देता हूँ, ये है आपका वत्स्य, ठीक। इसके बाद आपका जो मुख्य भाग है जिह्वा, इसके अंदर बनी हुई होती है आपकी जिह्वा, ये आपकी जिह्वा मैंने बना ली, ठीक। इसके बाद आप देखते हैं कंठ का भाग, तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि जो ये क्षेत्र है जिह्वा से जुड़ा हुआ और जो आपका काकल है, इसके बीच में जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, ये इतना सा जो गैप दिखाई दे रहा है, इसी द्वार को कहा जाता है आपका कंठ, ठीक है। ये द्वार कहलाता है कंठ। और इसके बाद आपका अगर स्वर यंत्र की बात करें तो ये होता है आपका स्वर यंत्र, जो कि यहां से आपके ऐसे करके जुड़ा हुआ रहता है इससे, ठीक है, मुख्यतः इससे कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे आपका ये स्वर यंत्र है और आपकी जो ध्वनि निकलती है वो यहाँ से निकलती है। ये है आपका स्वर तंत्री या फिर स्वर यंत्र। तो यहाँ पे आप एक बार अच्छे से देख लें कि कौन सा उच्चारण स्थान कहाँ पर है। देखिए होता क्या है, प्रोसेस क्या है, आपके स्वर यंत्र से कोई भी ध्वनि निकली तो यहाँ से यहाँ तक ये स्वतंत्र रूप में ही चलेगी, लेकिन जैसे ही ये आपका मुख्य अवयव से टकराती है तो कौन कौन से पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे है काकल, आप इसकी लोकेशन अच्छे से देखें, और ये है आपका कंठ वाला क्षेत्र। काकल और कंठ बिल्कुल एक ही जगह पर प्लेस्ड हैं, ठीक है। इसलिए आपका जो काकल्य वर्ण है, एकमात्र वर्ण है ह, इसका उच्चारण स्थान कंठ भी माना जाता है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आप आगे चलते हैं, ये जिह्वा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं तो तालु है, जो कि मेन तालु है आपकी। उसके बाद मूर्धा आपका आता है, तालु है, मूर्धा है। इसके बाद आपका यहाँ पे नासिका भी दिख रही है, दंत ये हैं आपके, इन पे भी इनका भी बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। इसके बाद आपका ओष्ठ ये दिखते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे बचती है वत्स्य, ये आपका दंतमूल है, इसे दंतमूल भी कहा जाता है। तो ये हैं आपके उच्चारण स्थान आपके मुख के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन पर कैसे हम स्वरों को, व्यंजनों को और अयोग व अंतः व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन, इन सबको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपके उच्चारण स्थानों के नाम हैं, इनमें हम एक एक करके अरेंज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम वर्गीय व्यंजनों के साथ अगर जाएं तो वर्गीय व्यंजनों में जो आपका पहला वर्ग है क वर्ग, जिसके अंतर्गत आपके 5 व्यंजन आएंगे, क, ख, ग, घ और अंग, ठीक है। ये 5 व्यंजन प्लस अभी अभी हमने डिस्कस किया ह, ये जो आपके वर्ण हैं ये आते हैं कंठ के अंतर्गत। यहाँ पे आप हेडिंग लिखेंगे कंठ व्यंजन, ठीक है। यहाँ से आपका य और ल व में से कोई इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जाता है, और सौ में से केवल आपका ये इंक्लूड किया जाता है। इनका उच्चारण स्थान हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कंठ वर्ण कौन कौन से हुए, क वर्ग और उसके साथ साथ आपका ह, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे वर्ग के साथ, तालव्य। तो तालव्य के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन रखे जाते हैं, वर्गीय व्यंजनों का दूसरा वर्ग चौवर्ग, जिन्हें आप स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें यहाँ से अंतस्थ व्यंजनों की, तो यहाँ पे आपका अंतस्थ व्यंजनों में से पहला व्यंजन य जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये रखा जाएगा। और ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन में भी पहला व्यंजन आपको स जो दिखाई दे रहा है ये इसके अंदर रखा जाता है। तो यहाँ पे कितने व्यंजन आए, फिर से चौ, छ, ज, झ, य 5 आए प्लस 2 ये व्यंजन आ गए। इसके बाद हम अगले की बात करें मूर्धन्य व्यंजन। तो मूर्धन्य या मूर्धा कौन से होते हैं आपके वर्गीय व्यंजनों में, तीसरा वर्ग जो कि ट वर्ग है, जिसमें ट, ठ, ड, ढ, ण ये सब आएंगे। प्लस अगर आप अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं तो अगला र, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं तो आपका स, इसे कहा जाता है आपका मूर्धन्य स, आपने सुना होगा। तो ये व्यंजन इसके अंतर्गत रखे जाते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाएं ताकि एग्जाम समय पर आप लोग एक सरसरी निगाह से देखकर कम समय में इसे रिवाइज कर सकें, ठीक। अगला आप देखते हैं दंत्य। दंत्य कौन कौन से व्यंजन आएंगे, तो वर्गीय व्यंजनों में अगला वर्ग अर्थात त वर्ग, त, थ, द, ध और न। और इसके साथ साथ आपका अगर यहाँ बात करें तो अगला बचा है आपका ल और श, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजनों में से ल
और ऊष् व्यंजनों में से आपका सौ, ये आएगा आपका दंत सौ। ठीक है, तो इतने व्यंजन आपके रखे जाते हैं दंत के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ओष्ठ। तो कौन सा वर्ग आपका ओष्ठ के अंतर्गत आता है? वर्गीय व्यंजनों में अंतिम वर्ग बचा हुआ है प वर्ग। तो प वर्ग के सारे व्यंजन प, फ, ब, भ, म ये सब आएंगे आपके ओष्ठ में। प्लस इसके साथ यहाँ पे ल और स तक हो चुका, तो क्या अगला आपका ओष्ठ के अंतर्गत आता है? और यहाँ पे ह ओष्ठ के अंतर्गत आता है? ये नहीं आता। ठीक है, आपने अभी देखा कि ह हम रख चुके हैं कहाँ? कंठ में, तो ह आपका इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा जो वो है इसके लिए अलग सा ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, अलग ग्रुप है, तो इसको भी इसमें इंक्लूड नहीं किया था। तो ओष्ठ वर्ग में आपका केवल एक ही आता है प वर्ग, जिसके 5 व्यंजन प, फ, ब, भ, म। ठीक है, यहीं से एक और फैक्ट आप लोग नोट कर लेंगे कि जो फ है, इससे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि भाई जो फ है इसका उच्चारण आपका दंत ओष्ठ होता है, यानी कि दांतों के और होंठों के मिलने से ये व्यंजन निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग क्लियरली ध्यान में रखेंगे कि जो आपका प वर्ग का व्यंजन फ है ये ओष्ठ है, ना कि दंतोष्ठ। ठीक है, और दंतोष्ठ कौन सा है हम आगे बात करेंगे। तो अगला है आपका वत्स व्यंजन। तो वत्स क्या होते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिखने में अगर कन्फ्यूजन होता है तो ऐसे लिखा जाता है वत्स। इसका मतलब हमने अभी देख लिया था, दंत मूल यानी कि दांतों की जड़, सामान्य भाषा में बोलें तो मसूड़ा। ठीक है, तो मसूड़े जो होते हैं उसे कहा जाता है वत्स। कौन से ऐसे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण आपका वत्स से होता है? तो इसमें आप लोग एक ट्रिक टाइप की लिख लेंगे, सरल जन। ठीक है, इसमें 100 जो कि अभी हमने देखा दंत में है, तो इसके उच्चारण में मेनली ये ध्यान रखेंगे हम कि एक ये है आपका, एक ये है, एक ये है, 300 है, तो इनमें कन्फ्यूजन ना हो। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जिह्वा का जो अग्रभाग है वो दंत मूल के पास रखा जाता है, इसलिए इसे दंत मूल या वत्स के अंतर्गत भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपका ट्रिक से याद रखेंगे कि सरल जन इसके अंतर्गत आता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। इसको मैं ऐड ही कर देता हूँ, सरल जन। नेक्स्ट आपका आता है दंत ओष्ठ। तो दंत ओष्ठ के अंतर्गत कौन से व्यंजन आएंगे? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय आपके निचले दांत आपके ऊपरी होंठ को टच करते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें ऐड कर लें निचले दंत प्लस ऊपरी होंठ, घर में इसका प्रयोग जरूर करें। ठीक है, तो जब निचले होंठ और निचले दांत और ऊपरी होंठ आपके मिलते हैं, स्पर्श करते हैं, तो इनके स्पर्श करने से जो ध्वनियां उत्पन्न होंगी उन्हें कहा जाएगा आपका दंत्योष्ठ। इसके अंतर्गत आपका एक व्यंजन आता है व। ठीक है, तो वर्ण हिंदी वर्णमाला का केवल एकमात्र व्यंजन है जो दंतोष्ठ के अंतर्गत आता है, यह है आपका व। अभी हमने एक बात की थी कि फ के साथ क्यों कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे आप लोग देखें जो आपका अरबी फारसी का फ है, ठीक है, जिसके नीचे हम अगर नुक्ता लगा दें तब इसका उच्चारण जो है दंत और ओष्ठ की सहायता से किया जाता है, ताकि इससे इसको डिफरेंट दिखाया जा सके। इसीलिए इसको आप दंतोष्ठ के अंतर्गत रखेंगे और इसका उच्चारण कैसे होगा, फ ऐसे करके, जबकि इसका कैसे होगा, फ। ठीक है, फ, ये दो थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। तो ये आपके उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हुआ। ठीक, तो क वर्ग के व्यंजन, ह, ये सब ऐसे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण तब होता है जब आपकी स्वर यंत्र से निकलने वाली स्वतंत्र ध्वनि कहाँ पर टकराएगी, कंठ पर। ठीक है, इनके मामले में कहाँ पर टकराएगी, मूर्धा वाले हिस्से पर, ठीक, सॉरी तालव्य वाले हिस्से पर। ठीक है, इसमें मूर्धा पर टकराएगी तब जाके ये व्यंजन बनेंगे। और स्वर यंत्र से निकलने वाली स्वतंत्र ध्वनि अगर आपकी दंत पर टकराती है, जिह्वा आपके दंत पर लगती है और उससे अवरोध उत्पन्न होगा, तभी जाके आपकी ये वाले ध्वनियां बन पाएंगी, इसलिए इन्हें दंत कहा जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार इनमें होंठों का आपका रोल होता है। तो ये है आपका उच्चारण स्थान के आधार पर इन सभी व्यंजनों का वर्गीकरण। आई होप यहाँ तक सारे के सारे इसमें हमने इंक्लूड कर ले हैं और आप लोगों को समझ में भी ये आया है। ठीक, इनका उच्चारण स्थान क्यों नहीं है इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे सेपरेटली। ठीक, तो हमने स्वरों का उच्चारण स्थान देखा था, व्यंजनों का भी उच्चारण स्थान देख लिया। यहाँ पे हम एक चार्ट तैयार कर लेते हैं जिससे हम क्या करेंगे, स्वर, व्यंजन, अयोग व अंतस्थ और आपके ऊष्म सारे के सारे एक साथ इंक्लूड कर पाएं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। तो फटाफट से आप लोग एक चार्ट यहाँ पे तैयार कर लें। देखिए पहले कैसे हम लोग उसमें उच्चारण स्थानों को निर्धारित करेंगे उसे सीखते हैं। तो आपने स्वर में पढ़ा था, उच्चारण स्थान क्या क्या पढ़े थे, कंठ पढ़ा था, ठीक है, तालव्य पढ़ा था, इसके बाद आपका ओष्ठ पढ़ा था, सीधे मूर्धन्य और दंत यहाँ पर नहीं होते हैं, ठीक है, ओष्ठ। इसके बाद हमने देखा था कि इन दोनों का एक मिक्सचर बनता है कंठ तालव्य का और इसका और इसका। ठीक है, पहले हमने इनका ग्रुप बना लिया, अब इसका भी किसी के साथ ग्रुप बनाना था, कोई नहीं था तो ये वापस चले गया इसके साथ, तो ये बन गया आपका कंठ ओष्ठ। तो कौन कौन से बने, कंठ तालव्य ओष्ठ
कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ, ठीक है। ये 5 उच्चारण स्थान हमने देखे थे स्वरों में। अभी हमने व्यंजन में देखे कौन कौन से उच्चारण स्थान, ये देखिए हमने कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ और इसके साथ साथ आपका दंत ओष्ठ, ठीक है। ये देखें, वत्स वाले को भी आप लोग इसमें इंक्लूड कर लें, वत्स, ठीक है। आवश्यक नहीं है लेकिन इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कॉमन कौन कौन से, कंठ कॉमन है तो आपका एक उच्चारण स्थान कंठ आता होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंठ। दूसरा आपका तालव्य कॉमन है तो तालव्य दूसरा उच्चारण स्थान होगा। तीसरे में आपका ओष्ठ कॉमन है तो तीसरा हो जाएगा आपका ओष्ठ, ठीक। चौथा आपका मूर्धन्य, यहाँ पे लिख लें मूर्धन्य। इसके बाद दंत, इसके बाद आपका ओष्ठ भी कॉमन है तो ओष्ठ लिख लें, सीक्वेंस वाइज चलते हैं। इसके बाद आपका कंठ तालव्य लिख लें। इसके बाद आपका कंठ ओष्ठ और दंत ओष्ठ, ठीक है। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, दंत ओष्ठ और वत्स। तो ये आपके कुल मिलाकर स्वर व्यंजन यानी कि संपूर्ण वर्णमाला के जो उच्चारण स्थान हैं वर्णों के, वो यहाँ पे निकल के आ गए। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 उच्चारण स्थान मेनली हो सकते हैं। एक 10वां आप लोग यहाँ पे एक और इंक्लूड कर सकते हैं, नासिक के। हालांकि हमने क्या किया था, प्रयत्न के आधार पर नासिक की व्यंजनों को अलग किया था, लेकिन यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि उच्चारण करते समय जो स्वतंत्र ध्वनि बाहर आई, ये नासिका से जब गुजरेगी तो उसमें नासिका का भी प्रयोग होता होगा। नासिका से ध्वनि बाहर आ रही है तो हमें ये लगता है कि उस व्यंजन का उच्चारण नासिका से हो रहा है, इसलिए नासिक को उच्चारण स्थान के आधार पर भी आपका रखा जाता है। तो नासिक की व्यंजन में कौन कौन से आते हैं ये हमने इससे पहले अभी इंक्लूड नहीं किया, लेकिन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर यानी कि क वर्ग का ये वाला, ठीक है, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का, तो ये आपके पंचमाक्षर हैं। प्लस अगर स्वरों की बात करें तो अंग, ये आपके ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण नासिका से होता है, तो ये भी आप लोग इंक्लूड करेंगे नासिक को भी इसमें, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास कितने उच्चारण स्थान बन चुके हैं, 10, ठीक। तो चलिए इनके आधार पर स्वर और व्यंजन यानी कि संपूर्ण वर्गमाला को अरेंज करने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम इन लोगों को, इन चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका कंठ, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा नाम लिखेंगे। दूसरा था तालव्य, तीसरा था मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, इसके बाद आपका कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ और इसके बाद आपका वत्स 9 और 10 नासिक के, ठीक है। तो ये आपके 10 उच्चारण स्थान हो चुके हैं। अब इनके आधार पर हम इन वर्णों को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे संपूर्ण वर्णमाला का वर्गीकरण कर रहे हैं, इसलिए सबको लेके ही चलेंगे। तो पहले आपका स्वर, कंठ में कौन कौन से हम रखते थे, अ, आ, ठीक है। इसके बाद आपका व्यंजन में आप देखते हैं क वर्ग, ठीक है। इसके बाद आप लोग व्यंजनों में ही ह, इसके बाद अयोग वाह अलग वर्ग है, उसको रखा जाता है आपका, उसमें जो विसर्ग वाला था, ठीक है, यानी कि अंग आपका नासिक के है। अयोगा में 2 ही वर्ण आते हैं, अह वाला इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पे आपका ये अह वाला जो विसर्ग वाला है ये आ गया इसके अंतर्गत। तो ये आ जाएंगे आपके कंठ के अंतर्गत। अब देखिए, इसे याद रखने के लिए संस्कृत में एक छोटा सा तरीका बनाया गया है इन सब वर्णों को ही मिलाते हुए, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप लोग उसको जैसा का तैसा नोट कर लें और कोशिश करें कि वो आपको याद हो जाए, जिससे कि आप बड़ी आसानी से इनको क्लासिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इन्हीं वर्णों को मिलाते हुए एक फॉर्मूला आप कह सकते हैं, अकुह विसर्ग नियानाम कंठ। ये आपका फॉर्मूला है, आपको कुछ पुस्तकों में मिल भी जाएगा ये, ठीक है। अकुह विसर्ग नियानाम कंठ है, अर्थ क्या हुआ, अ से हो गया ओ आ, कु से हो गया आपका क वर्ग, ह से हो गया आपका ह, ठीक है, विसर्ग से हो गया आपका अयोग वहा का विसर्ग, ठीक। वहाँ की आपका अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन इसमें इंक्लूड होते नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका अकुह विसर्ग नियानाम कंठ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तालव्य। तो तालव्य में कौन कौन सी ध्वनियाँ, स्वरों की बात करें तो ओ आ के बाद ई, ठीक है, ई और ई आपके आ जाएंगे। व्यंजनों की बात करें तो दूसरा वर्ग जिसे हम स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं, ठीक है, च वर्ग। इसके बाद अगर आप अंतस्थ की बात करें तो य, इसके बाद आप ऊष्म की बात करें तो श, और इसके बाद आप अगर विसर्ग की बात करें, ये अयोग वहा की बात करें तो वहाँ पे कोई इंक्लूड होता नहीं है, तो केवल यहीं तक के व्यंजन इसमें आएंगे। ई स्वरों में, व्यंजन में च वर्ग और य और स, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बन सकता है आपका, ध्यान से देखें, ईचू
यशानाम तालु, इसको नोट करें। ईचू यशानाम तालु बार बार बोलेंगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है, जिस प्रकार मुझे याद हुआ है। तो ईचू यशानाम तालु, इससे आप लोग एग्जाम में बड़ी आसानी से पहचान सकेंगे कि तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, भले वो आपके स्वर हों, व्यंजन हो, या फिर आपके अंतस्थ व्यंजन हो, ऊष्ट व्यंजन हो, सब, ठीक है। तो य और सौ किस में आएंगे आपका, य और सौ तालव्य में आएंगे, ई किस में आएगा, तालव्य में, ठीक। अगला देखते हैं मूर्धन्य, ओ आ हो गए, ई हो गया। अब आपका अगला आता है ऊ, तो ऊ तो आपका ओष्ठ वाला है, इसमें होता नहीं है। हमने यही देखा था कि स्वरों को मूर्धन्य और दंत के आधार पर नहीं डिवाइड किया था, तो हम सीधे इसमें रखेंगे एक ध्वनि आपकी आती है री, ठीक है। और आ ई ऊ इसमें इंक्लूड नहीं है, तो अगला री देखते हैं। तो री को इसमें रखने का थोड़ा सा कंट्रोवर्सी यहाँ पे हो जाएगी, थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हो सकता है, आगे मैं जरूर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। इसके बाद व्यंजन वर्ग की बात करें तो टॉ वर्ग, नेक्स्ट वर्ग है आपका टॉ वर्ग, टॉ ठॉ डॉ ढ अणु, ठीक है। इसके बाद आपका अंतस्थ की बात करें तो य और स हो चुके थे, इनके दूसरे व्यंजन रख लेंगे। रॉ जो कि अंतस्थ में है, उसमें आपका स, ये मूर्धन्य में आएंगे, ठीक है। और इसके लिए अब आपका फॉर्मूला क्या बन सकता है, देखें। इसके लिए आपका फॉर्मूला इस तरीके से बनाया जाता है, रीटू रसानाम मूर्धा, क्या लिखा है, रीटू रसाणाम मूर्धा, रीटू रसाणाम मूर्धा। तो इससे आप लोग पहचान सकते हैं कि री, इसके बाद आपका टॉ वर्ग, रॉ स मूर्धा में आते। अब जो आपका रॉ है, इस रॉ को अगर मैं एक मात्रा लगा के ऐसे लिख दूं तो ये हो जाएगा री। अब इस री का आपका उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो हम ये समझते हैं कि उच्चारण दोष होने की वजह से इसका और उसका उच्चारण स्थान लगभग सेम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इसे इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। अगला देखें दंत्य, दंत्य वर्ग में कौन से आएंगे। दंत्य वर्ग में आपका अगर स्वरों की बात करें तो स्वर कोई अवेलेबल है नहीं यहाँ पे, तो एक चीज़ स्वर की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं, स्वर नहीं है वो लेकिन संस्कृत भाषा में था, फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए हम लिख सकते हैं लिरी, ठीक है। पूछा जा चुका है पहले ये भी, लिरी आपका इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ये भी ध्यान रखें। इसके बाद आपका अगला वर्ग है टॉ वर्ग, तो अगला वर्ग आएगा। इसके साथ साथ यहाँ की बात करें तो अगला बचा है लौ, उसमें बचा है आपका सौ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दंत्य व्यंजन संपूर्ण वर्णमाला के। कैसे हम इनके लिए फॉर्मूला बनाएंगे, लिर्तु लसानाम दंतः, लिर्तु लसानाम दंतः। तो यहाँ से आप लोग इसे बार बार इसे रिवाइज करके याद कर सकते हैं, ठीक है, लिर्तु लसानाम दंतः। अगला है आपका ओष्ठ, तो ओष्ठ में कौन कौन से रखे जाते हैं, स्वरों की बात करें तो ऊ और ऊ आपके ओष्ठ में आएंगे, ठीक। यहाँ पे आपका प वर्ग अभी हमने डिस्कस किया था, पूरा आएगा। इसके साथ साथ दंत्य ओष्ठ और ये कंठ है, तो इन दोनों को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, हमारे पास खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब हुआ कि ओष्ठ में केवल आपका ऊ और प वर्ग के व्यंजन आते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या बन सकता है आपका, उपोष्ठ। उपोष्ठ है कहने का मतलब है ऊ से ऊ हो गया, पो से आपका प वर्ग हो गया, ओष्ठ मतलब ओष्ठ यानी कि होंठ, ठीक है। तो ओष्ठ से उच्चारित होने वाले ये सारे वर्ण आते हैं, ठीक है। तो इतने आपके यहाँ पे फॉर्मूले मिलते हैं और इस तरीके से हम व्यंजनों को और सारे के सारे वर्णों को वर्गीकृत करते हैं। अगला अगर आप देखते हैं कंठ तालव्य, तो कंठ तालव्य में आपका बचा हुआ क्या था, ओ आ हो चुका, ई हो चुका, री हो गया, ठीक है, ऊ हो चुका। अब क्या बचे आपका ए आई ओ औ, चार ये बचे, ठीक है। अगर वर्णमाला में व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों में आपका सारे के सारे यहाँ तक हो चुके हैं, हौ भी हो गया आपका, केवल बचा हुआ वो, ठीक है। अब ये क्या है आपके संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन में आपका हमने बोला था कि कम से कम 3 वर्ण यहाँ पर भाग लेते हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान रखें कि इनका उच्चारण स्थान भी 3 होंगे। लेकिन यहाँ पे जो वर्ण है, ये वर्ण कैसे हैं, ए की बात करें तो ये मिलकर बना हुआ आपका ए ओ प्लस ई से, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से क्या है, संयुक्त वर्ण ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो अगला टाइप देख रहे हैं वो देख रहे हैं कंठ तालव्य, यहाँ पे 2 उच्चारण स्थान है, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें ऐसे वर्ण रखे जाएंगे जो 2 वर्णों के मेल से बने हैं। तो आपको मिलते हैं ए और आई, ओ और औ, जो कि 2 वर्णों के मेल से बने हैं। तो ओ प्लस ई से बना हुआ है, जैसे आपका ए और आई भी आपका बना हुआ है ओ और ए के मेल से। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ओ का जो उच्चारण स्थान है वो था कंठ और ई का जो उच्चारण स्थान था वो था तालव्य, इसलिए इन्हीं दोनों को मिलाकर आपका उच्चारण स्थान बना है कंठ तालव्य। इसीलिए आप लोग ए आई को किस में इंक्लूड करेंगे, इसमें ए और आई।
बाकी व्यंजनों में हमारे पास कुछ नहीं बचा। कंठ ओष्ठ, तो आप ओ की अगर बात करें तो ओ किससे बना है, ओ प्लस ऊ से बना है। ओ का उच्चारण स्थान कंठ, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, तो इसका हो जाएगा आपका कंठोष्ठ ओ औ। ठीक है, तो इनको कंठोष्ठ में रखा जाता है। बाकी व्यंजन हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है। अगला दंतोष्ठ, एकमात्र व्यंजन था, हमने अभी लिख लिया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आगत ध्वनि की बात करें तो नुक्ता वाला फ। ठीक है, और ये अन्य व्यंजन इसके अंतर्गत आता है। वत्स की बात करें तो वत्स में हमने देखा था सरल जन, इनको इंक्लूड किया जाता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, और नासिक की में हमने बात की थी कि पंचमाक्षर यानी कि अंगों, इसके साथ साथ यो, फिर इसके बाद अणो, नौ, मो, ये पंचमाक्षर प्लस अयोग वहाँ का एक वर्ण अभी भी बचा हुआ था अंग। ठीक है, और हम यहाँ इंक्लूड कर चुके हैं विसर्ग में, तो अनुस्वार। तो आप कह सकते हैं कि इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, पंचमाक्षर प्लस अनुस्वार, तो ये आएंगे आपके नासिक के अंतर्गत। तो ये आपका संपूर्ण चार्ट है पूरी वर्णमाला को एक जगह उच्चारण स्थान के आधार पर अरेंज करने के लिए। ठीक है, इसे आप लोग बना लें, और यहाँ से अगर आप लोगों ने ऐसे तरीके से समझ कर पढ़ लिया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बन जाए उच्चारण स्थान के आधार पर आपका नहीं छूटेगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ये समाप्त हुआ, देखते हैं नेक्स्ट टाइप। उच्चारण स्थान के बाद आता है व्यंजनों का वर्गीकरण घोषत्व के आधार पर। तीसरा टाइप है घोषत्व के आधार पर। तो पहली बात तो हम यही समझेंगे कि घोषत्व क्या होता है, यानी कि घोष क्या होता है। तो देखिए, अभी आपने देखा था आपकी स्वर यंत्री, ठीक है, यहाँ से आपकी ध्वनि निकलती है। तो कैसे निकलती है, जब आपके स्वर यंत्र में कंपन पैदा होता है, यानी कि स्वर यंत्र में होगा कंपन या वाइब्रेशन, तो आपकी ध्वनि उत्पन्न होगी। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जब भी आप कोई ध्वनि प्रोड्यूस कर रहे हैं, ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, तो आपके स्वर यंत्र में कंपन पैदा हो रही है। ठीक है, तो ऐसे सभी वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन होता है उन्हीं को कहा जाता है आपका सघोष वर्ण, यानी कि ये जो कंपन है यही कहलाएगा आपका घोष। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ऐसे समझें कि घोषत्व यानी कि कंपन है, वाइब्रेशन है, इसके आधार पर आपका व्यंजनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में कंपन पैदा होगी, यानी कि आपके स्वर यंत्र में वाइब्रेशन होगा, तो उन्हें कहा जाएगा आपका सघोष, यानी कि वाइब्रेशन के साथ। और जिनमें नहीं होगा वो कहलाएंगे आपके अघोष। बहुत सामान्य सा डिवीजन है, बिल्कुल ऐसा ही फ्लो चार्ट बनाए। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि सघोष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो देखिए, हमारे पास वर्गीय व्यंजन है, ठीक है, इसके बाद हमारे पास अंतस्थ हैं, इसके बाद हमारे पास ऊष्म व्यंजन है, प्लस हमारे पास स्वर हैं, ठीक है, अयोग वाह हैं। तो ये सारे हमारे पास हैं वर्ण, इन्हीं को हमने अरेंज करना है। मैं सभी को साथ लेते हुए चलूंगा। तो व्यंजनों की बात करें तो सघोष व्यंजन कौन से होते हैं। अगर मैं एक वर्ग ले लूँ क वर्ग, जिसके व्यंजन है आपके क, ख, ग, घ, अंग, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझें। जैसे आप इसका उच्चारण करेंगे, घर में प्रैक्टिकली देखें, तो क, ख, उसके बाद ग, घ, अंग। जब आप ग, घ, अंग बोलते हैं तो इस कंडीशन में आपके स्वर यंत्र में वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, यानी कि गले में हल्का सा जोर आ जाएगा। ठीक है, जबकि क, ख बोलने में आपका जो स्वर यंत्र है, आपका जो कंठ है, वो नॉर्मल रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है, इनके उच्चारण में कंपन हो रही है। तो आपका यहाँ से लिखेंगे कि प्रत्येक वर्ग का, जितने वर्गीय व्यंजन है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण इसके अंतर्गत आता है। ठीक, इसके बाद अंतस्थ व्यंजनों की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन में सारे के सारे व्यंजन य, र, ल और व। इसके बाद ऊष्म व्यंजन की बात करें तो केवल ह। ठीक है, जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो केवल ह, ये आपके आएंगे सघोष में। कुल संख्या की बात करें, प्रत्येक वर्ग से 3 व्यंजन उठाए, 5 वर्ग हैं तो बन गए आपके 15। ठीक है, ये हो गए आपके 4 और ये हो गया आपका 1, तो इनकी संख्या होगी आपकी कितनी, 20। 15, 4, 19 और 1, 20। ठीक है, लेकिन अगर इन्हीं में हम स्वरों को भी इंक्लूड कर दें तो स्वर कैसे होते हैं, सारे के सारे स्वर आपके सघोष होते हैं, अर्थात सभी के उच्चारण में वाइब्रेशन होती है। तो इनकी संख्या आपकी 11 होती है। यहाँ से कुल संख्या आ जाएगी आपकी 31। तो आप कह सकते हैं कि घोषत्व के आधार पर कितने व्यंजन आपके सघोष होते हैं, 20। घोषत्व के आधार पर कितने वर्ण आपके कुल वर्ण सघोष होते हैं, 31। ठीक है, अघोष की बात कर लेते हैं। तो आपका प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष है, तो पहला और दूसरा आपका अघोष होगा। ठीक है, यानी कि क, ख अघोष होगा, इसके बाद चौ, छ अघोष होगा, इसके बाद आपका ट, ठ अघोष, तौ, थ
और प फ ये सब अघोष होंगे। तो पहला और दूसरा। अंतस्थ की बात करें तो सारे के सारे अंतस्थ आपके सघोष हैं, तो यहाँ अघोष में कुछ नहीं आएगा। अगर आप ऊष्म की बात करें तो ऊष्म में आपका केवल ह इंक्लूड हुआ है यहाँ पे, इसलिए सौ, सौ और सौ, तो तीनों सौ जो होते हैं, तीनों सौ, ये आपके अघोष होते हैं। ठीक है, इस प्रकार इनकी संख्या की बात करें तो प्रत्येक वर्ग में से हमने 2 व्यंजन लिए हैं, तो यहाँ पे 10 हो गए, यहाँ से कुछ नहीं है 0, और यहाँ से हो गया आपके 3, तो इनकी संख्या आ जाएगी 13। स्वरों की बात करें तो स्वरों में आपका कोई भी सघोष अघोष नहीं होता, इसलिए इनकी संख्या 13 ही रहेगी। तो आप लोग ध्यान रखें कि घोषत्व के आधार पर इस प्रकार हम व्यंजनों को या फिर समस्त वर्णमाला को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा टाइप, उच्चारण, कौन सा, प्राणत्व के आधार पर। ठीक, अगला देख लेते हैं प्राणत्व के आधार पर। तो आपका प्राणत्व क्या होता है पहले ये समझें। तो हमने स्वरों में डिस्कस किया था कि जब भी आप किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो मुख से कुछ मात्रा में आपकी हवा भी बाहर आती है, इस हवा को बोला जाता है आपका प्राण वायु। ठीक है, तो प्राण वायु की मात्रा यानी कि प्राण वायु को ही आपका प्राणत्व कहा जाता है। किसी भी वर्ण के उच्चारण में कितनी मात्रा में प्राण वायु बाहर निकलती है उसी आधार को हम प्राणत्व कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं प्राणत्व या आपका श्वास वायु। कुछ पुस्तकों में इस तरीके से लिखा होगा कि श्वास वायु के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, श्वास वायु। तो हमने बोला कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को वर्ग करना है, तो 2 टाइप के व्यंजन आएंगे भाई। कुछ व्यंजन आपके, कुछ वर्ण ऐसे होंगे जिनमें आपकी जो प्राण वायु है वो कम मात्रा में बाहर आ रही होगी। ठीक है, कुछ में ज़्यादा मात्रा में आएगी, तो जिनमें कम मात्रा में आती है उन्हें कहा जाता है आपका अल्प प्राण, क्योंकि अल्प मात्रा में आ रही है। जिनमें आपका ज़्यादा मात्रा में आएगी इन्हें कहा जाएगा आपका महाप्राण। ठीक है, तो कौन से व्यंजन आपके अल्पप्राण और महाप्राण में रखे जाते हैं, ध्यान से समझें। आपको बचपन में सिखाया गया होगा, मैं क वर्ग का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क, ख, ग, घ और अंग। बचपन में जब आप लोगों को ये पढ़ाया जाता है, ठीक है, वर्णमाला, तब आप पढ़ते कैसे हैं, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, क, ख, ग, घ, अंग, ये तरीका है पढ़ने का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पहला वर्ण है क, इसके बाद दूसरा वर्ण है ग, और इसके बाद 5वां वर्ण है, पहला, तीसरा और 5वां। ठीक है, ये वर्ण आपका कम वायु के साथ बोले जाते हैं, जबकि दूसरा और चौथा वर्ण जो है आपका, इनमें प्राणवायु ज़्यादा यूज होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का कौन सा, पहला, तीसरा और 5वां, क, फिर इसके बाद ख बड़ा है, ग छोटा, फिर उसके बाद घ बड़ा, अंग छोटा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अल्प प्राण में कौन कौन से इंक्लूड होंगे आपके। वर्गीय व्यंजनों की बात करें तो पहला, तीसरा और 5वां। ठीक है, इसके बाद आपका इनकी बात करें, यौरो लवो, तो यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन है। एक छोटा सा तरीका मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। अल्प प्राण किससे शुरू हो रहा है, अ से, अल्प। अंतस्थ व्यंजन किससे शुरू हो रहा है, अ से, दोनों समान है, तो यहाँ पे रख दो इन्हें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अल्प प्राण ही होते हैं। तो आपका य, र, ल और व, 4 आपके ये वर्ण आ गए। इसके बाद अगर आप इनकी बात करते हैं महाप्राण की, सॉरी ये ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन इसमें नहीं इंक्लूड होते हैं। तो इस प्रकार आपका इनकी संख्या हो जाएगी कितना, प्रत्येक वर्ग के 3 वर्ण हमने लिए हैं, तो 15 प्लस 4 ये हो गए 19। तो आपका अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या है आपकी कितनी, 19। स्वरों की बात करें तो स्वर सारे अल्प प्राण ही होते हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर या प्राणत्व के आधार पर उन्हें डिवाइड करना आपका आवश्यक नहीं है। ठीक है, महाप्राण की बात कर लेते हैं, फिर अब तो बहुत आसान हो गया समझने के लिए। 1, 3, 5 यहाँ आगे, तो दूसरा और चौथा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, अर्थात ख और घ। ठीक है, तो ये दूसरा और चौथा, प्लस यहाँ पे आपका अल्प, इसमें अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण आगे, लेकिन ऊष्म व्यंजन कैसे होंगे आपके, महाप्राण, स, स, स और ह। ठीक है, तो कुल संख्या इतनी कितनी हो जाएगी आपका, यहाँ से प्रत्येक वर्ग से 2 वर्ण लिए तो 10, यहाँ से 4 ये आगे, तो टोटल 14 यानी कि 14। तो आपका प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण अगर हम देखते हैं तो कितने भागों में, 2 भागों में, अल्प प्राण, महाप्राण। परिभाषा आप लोग जानते हैं, कौन से व्यंजन अल्प प्राण है, पहला, तीसरा, 5वां प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का, प्लस अंतस्थ व्यंजन 4 के 4। ठीक है, आपके अल्प प्राण में आएंगे। प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होगी आपकी, 19। ठीक है, और महाप्राण व्यंजनों की संख्या 14। तो ये आपका है वर्गीकरण। तो यहाँ पे आपका व्यंजनों का वर्गीकरण पूर्ण रूप से समाप्त होता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ इसमें जो टॉपिक्स छूटे हुए होंगे, जैसे हम अंतस्थ व्यंजनों का एक
समग्र अध्ययन देखेंगे जिसमें हम य, र, ल और व की प्रॉपर्टीज अलग अलग से लिखेंगे। इसके साथ आपका र की कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, र के आपके अलग अलग रूप मिलते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपके कुछ अन्य टॉपिक जैसे अक्षर क्या होता है, या फिर आपका शब्दावली क्या है, आपकी डिक्शनरी जो होती है हिंदी उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। मात्राएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही होगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही है ये वीडियो, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ। थैंक यू।